गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वन डायमेंशनल इक्वेशन सॉल्व करी थी। वन डायमेंशनल पोटेंशियल की प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें हमने फ्री पार्टिकल की इक्वेशन श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करी थी फ्री पार्टिकल की। क्लियर। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे द पोटेंशियल स्टेप। द पोटेंशियल स्टेप, और इसी को तुम स्टेप पोटेंशियल भी बोलते हो, एक ही बात है। ठीक है। पोटेंशियल में एक स्टेप की राइजिंग। देखो स्टेप्स तुमने पढ़े होंगे ना। स्टेप मतलब सीढ़ियां, ऐसे देखी होगी ना। ठीक है। तो देखो स्टेप पोटेंशियल या पोटेंशियल स्टेप एक ही बात है। ठीक है। तो क्या होगा, एक स्टेप आएगा, ये आ गया एक स्टेप। और स्टेप किस में आया है, पोटेंशियल। ये तुम्हारा पोटेंशियल है V1, जो कि कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अब देखो, ये जो एक्सिस होगी ना तुम्हारी हमेशा, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस होगी हमेशा। ठीक है। और ये जो होगा तुम्हारा, ये एक्सिस जो होगी तुम्हारी, ये तुम्हारी पोटेंशियल की एक्सिस। क्लियर है। तो इसको मान लो x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो का तुम्हारा क्या हो रहा है, सडन जंप है, एक स्टेप का जंप है किसमें, पोटेंशियल में। यहाँ तक पोटेंशियल जीरो है, इस एक्सिस पे तुम्हारा v जीरो है ना, तो यहाँ v जीरो है, और एकदम से यहाँ पे क्या हो गया, v जीरो। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर अ बीम ऑफ क्वांटम पार्टिकल इंसिडेंट ऑन द पोटेंशियल स्टेप, या स्टेप पोटेंशियल, कुछ भी लिखो एक ही बात है, पोटेंशियल स्टेप को द लेफ्ट। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा कंसिडर द बीम ऑफ क्वांटम पार्टिकल इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द स्टेप पोटेंशियल ऑफ मास m। ठीक है। एंड एनर्जी। ठीक है, ये consider a beam of quantum particle of mass m and energy E is incident from the left on the step potential, which is defined as V of x uh, 0 है when x is less than 0 and V naught when x is greater than 0। ये तुम्हारा पोटेंशियल। देखो अब, जैसे मैंने कल भी बताया था तुम्हें, अब जो भी इक्वेशन सोल्व करेंगे ना, उसमें तुम्हारा पार्टिकल किसी एक पोटेंशियल में मूव कर रहा था। जैसे फ्री पार्टिकल के केस में तुम्हारा जीरो पोटेंशियल में मूव कर रहा था पार्टिकल, और उसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से हमने वेव फंक्शन निकाला हुआ था। इस केस में बेसिकली तुम्हारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक स्टेप पोटेंशियल में। ठीक है। तो उस स्टेप पोटेंशियल के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से हम वेव फंक्शन निकालेंगे और एनर्जी। ठीक है। तो
देखो यहाँ पे इसमें दो केस बने, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल whether it is greater than or smaller than, we know there are two cases. Case number, one, when energy of the particle is greater than zero. ठीक है। ये मैंने क्या बताया कि बीम ऑफ पार्टिकल जो कि इंसिडेंट है। देखो इस साइड में एक्स लेस देन जीरो के क्या होगा, तुम्हारा पार्टिकल फ्री है, यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है ना, इस रीजन में पोटेंशियल जीरो है, तो ये फ्री पार्टिकल वाला केस हो जाएगा। यहाँ पे आते ही एक पोटेंशियल आएगा, उससे एनकाउंटर करेगा, उसके बाद उसकी डायनेमिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पार्टिकल इज फ्री फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड फ्री a repulsive potential V naught that starts at x is equal to 0 and stays constant for x greater than 0. ठीक है। दो केस बनी। अच्छा रिपल्सिव मतलब यहाँ पे आएगा ना, तो पार्टिकल को मेहनत करनी पड़ेगी घर पे आने में, अट्रैक्टिव होता था तो अपने आप चला जाएगा। अब देखो अगर पोटेंशियल तुम्हारा प्लस वी नोट है तो रिपल्सिव है, माइनस वी नोट है तो ये चीज है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स होती है। क्लासिकली दो केस बनेंगे, क्लासिकली एक क्वांटम मैकेनिकल। क्लासिकली द पार्टिकल अप्रोच as the particles approach the potential step from the left, with a constant मोमेंटम। अगर एनर्जी ई है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, रूट टू एम। ठीक है। एज द पार्टिकल एज द पार्टिकल एज द पार्टिकल्स
enter the region x is greater than equal to 0, where the potential is now is equal to 0. Particles will slow down to a momentum under root 2 m e minus t. Clear? And they will move with this momentum as they travel the right. ठीक है? Since the particle has sufficient energy to penetrate into the region x greater than equal to 0, there will be total transmission. There will be total transmission. ठीक है? All the particles will emerge. All the particles will emerge to the right with a small kinetic energy E minus V नॉट. ठीक है? अब देखो ये जो तुमने लिखवाई है कहानी, इसका मतलब क्या है ये समझ लो. पता है क्या कर रहा है? जैसे ये तुम्हारे पार्टिकल है, ये जैसे इस रीजन में इन पार्टिकल का क्या मोमेंटम होगा? अगर किसी की एनर्जी ई है तो पी स्क्वायर बाय 2m से उसकी मोमेंटम निकाल लोगे, रूट 2m ही आ जाएगा. इधर इनका मोमेंटम वही मैंने इस पे लिखवाया. ठीक है? मैं पेन का कलर चेंज कर लूं. ठीक है? अब देखो, जैसे ही अब क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ऐसा मानो कि तुम्हारे सामने ना एक दीवार है. ठीक है? तुमने एक पत्थर लिया. ठीक है? कांच की दीवार मान लो, तुमने एक पत्थर लिया और उसको कुछ एनर्जी 2 जूल मान लो, 3 जूल मान लो. इस पत्थर को तोड़ने के लिए मान लो तुमको 5 जूल चाहिए. ठीक है? 5 जूल का हो गया है पूरा. केस कौन सा पढ़ रहे हैं हम? ज्यादा वाला. तो एनर्जी जो पत्थर की होगी वो 5 से ज्यादा होगी. मान लो 7 है. तो जब 7 जूल का पत्थर तुम इस पे फेंकोगे तो ये कांच को तोड़ के इधर चला जाएगा. अभी मुझे एक बात बताओ, 7 जूल का पत्थर फेंका है तो जब वो इससे तोड़ के इधर जाएगा तो वो मूव करेगा या यहीं पे नीचे गिर जाएगा? अगर 5 ही जूल का पत्थर होता तो इसको तोड़ता और तोड़ने के बाद ऐसे ही गिर जाता. क्योंकि वो 7 जूल का है तो जो बची हुई एनर्जी होगी, 5 जूल तो इसको तोड़ने में खर्च हो गई, जो बची हुई एनर्जी है उससे आगे मूव करेगा. अगर एनर्जी और ज्यादा होगी तो और ज्यादा आगे तक बढ़ेगा. ठीक है? तो ये इस इधर कितने मोमेंटम से मूव करेगा? उसकी एनर्जी अगर 2 जूल है तो उसी के हिसाब से मूव करेगा. ये 2 जूल कैसा आया? तुमने एनर्जी में से वी नोट को घटा दिया तो ये तुम्हारी एनर्जी आ गई. अब ये एनर्जी है तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी मिल जाएगा. ई माइनस वही यहाँ पे लिखा है. ठीक है?
अब देखो, क्योंकि जितने भी हम जो पार्टिकल हैं वो इसको एनकाउंटर करा रहे हैं, यहाँ से जितने भी पार्टिकल इस पे जाएंगे उन सब की एनर्जी 5 जूल से ज्यादा होगी, तो वो सारे के सारे पार्टिकल इस साइड पेनिट्रेट कर जाएंगे। ये लास्ट लाइन। तो ये किसके केस हुआ है? ट्रांसमिशन के केस हुआ ना, टोटल ट्रांसमिशन हो रहा है। जितने भी पार्टिकल तुमने इंसिडेंट कराए वो सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट होकर दूसरी साइड चले जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। क्लासिकली हो गया, क्वांटम मैकेनिकली देखो। क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, द डायनेमिक्स of the particle, quantum mechanical and the dynamics of the particle is governed by the Schrodinger equation, which is given by, क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स टू। अच्छा एक काम करो, साई वन साई टू ले लो, प्लस 2 me बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई वन इक्वल टू, ये कैसा आया ये मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। देखो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस पी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स ई साई ऑफ एक्स, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस बी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स। तो इन सबको उठा कर उधर ले गया, तो उधर ले गया तो ई माइनस बी हो जाएगा साई ऑफ एक्स डी टू साई बाई डी एक्स टू, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो प्लस आ गया 2m बाई एच। अब ये याद रखना हमेशा ही लिख। अब देखो, तो क्या करा, डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो जब ये है तुम्हारा रीजन एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो के लिए तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना है, जीरो, उस रीजन में पोटेंशियल जीरो है, तो साई इज इक्वल टू जीरो। रीजन वन की बात हो रही है तो इसलिए बन लगा है। मैं इसको रीजन वन बोल रहा हूँ, इसको रीजन टू बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे साई वन आ जाएगा और वहां पे साई हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू k1, अज्यूम करो कोई कांस्टेंट है k1, और k1 की डायमेंशन क्या है, वेव वेक्टर, ठीक है। तो d2 साई बाय dx2 साई वन प्लस k1 स्क्वायर साई वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। फिर दूसरा केस क्या आएगा, d2 साई टू बाई dx2 2me माइनस v नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई टू इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि v की वैल्यू v नॉट है सेकंड रीजन में, सेकंड केस में, कहाँ, x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो v की जगह v नॉट रख दिया, पहले केस में v की जगह जीरो रख दिया, ठीक है। तो d2 साई टू बाई dx2 प्लस k2 स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू जीरो। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये, एक ये किसके लिए, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक। और के टू स्क्वायर कितना होगा, 2me माइनस वी नॉट बाई एच स्क्वायर। इन दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। सो ये जो है ना, अब मैथमेटिक्स 1 2 दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करने का बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने का, ठीक है। तो
the general solution of equation 1 and 2 are plane waves। ठीक है, तो यह जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर आयोटा माइनस के वन एक्स। साइन टू एक्स आ जाएगा सी ई की पावर माइनस प्लस आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ए ई की पावर आयोटा के एक्स और ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये वेव है जो किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स में। ये वेव है जो किस डायरेक्शन में जा रही है, माइनस एक्स में। ये किस रीजन के लिए आया है तुम्हारा, एक्स लेस देन जीरो। ये किस रीजन के लिए आया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर तुमको याद हो तुम्हारा स्टेप पोटेंशियल ऐसा सा था, ये रीजन वन ये रीजन टू। तो रीजन वन में तुम्हारी ये जो है एक इक्वेशन वो किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स में। तो ये प्लस एक्स ये डायरेक्शन, ये क्या है, ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स। समझ में आ रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में एक इक्वेशन जारी है किस रीजन में, एक्स लेस देन जीरो। एक और जारी है माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स में ऐसे बी ई की पावर माइनस केवल एक्स। क्यों, क्योंकि यहां से टकरा के वापस भी तो जाएंगे कुछ। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली टोटल ट्रांसमिशन नहीं आएगा, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो कुछ इधर जाएंगे कुछ टकरा के वापस आए। अब दूसरे रीजन की बात करो, ये कौन सी वेव है जो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये गई प्लस एक्स डायरेक्शन। क्या है इसका नाम, सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स। ये जो इक्वेशन है माइनस एक्स डायरेक्शन। अब देखो यहाँ आगे कुछ टकराने के लिए है क्या, ये जो वेव जारी है तुम्हारी सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स, ये आके कहीं टकराएगी क्या, नहीं टकराएगी। तो नहीं टकराएगी तो जो इधर आने वाली वेव है वो वेव होगी ही नहीं। तो होगी नहीं तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू में डायरेक्ट जीरो भी लिख सकता था, लेकिन तुमको समझाना था कि डी की वैल्यू कैसे जीरो है, इसलिए पूरा समझाया। अब समझ में आ गया। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा टोटल सॉल्यूशन, ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर आयोटा माइनस के वन एक्स, एक्स लेस देन जीरो। सी ई की पावर प्लस आयोटा के टू एक्स, और ये तो जीरो हो ही गया। तो बस ये आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन। साई निकल गया, अब एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अच्छा अगर लिखना हो ना, ये तो मैंने तुम समझा दिया, अगर लिखना हो तो यहाँ लिखो। ठीक है, वेयर ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स एंड सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स represents the waves moving in the positive x direction, but d e की पावर आयोटा के टू के वन एक्स एंड डी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स, ये वन है, रिप्रेजेंट wave traveling in negative x direction। ठीक है, अब देखो अब देखो सिंस
particles are incident from the lens. They can be reflected or transmitted at x is equal to 0. ठीक है, since there is no reflected wave in the region x greater than equal to 0, so D must vanish. क्लियर? ठीक है, अब अगर देखो ये तो साई एक्स में है, अगर तुमको एक्स टी में भी लिखना है वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स टी, साई वन, कैसे लिखोगे? ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस, एक काम करो आयोटा को मैं यहाँ से आयोटा हटा को इसको प्लस ओमेगा टी। क्लियर? एक्स लेस देन 0, ऐसे ही साई टू एक्स टी आ जाएगा तुम्हारे पास सी ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी रिप्रेजेंट इंसिडेंट वेव, डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी represents reflected wave, and सी ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी represents ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, मैंने समझा भी दिया और लिखवा भी दिया तुमको। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सॉरी। तो देखो अब तुमको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो देखो, नाउ let us calculate, let us calculate reflection and transmission coefficient। ठीक है, तो आर होगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इसको क्या बोले? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब करंट डेंसिटी है जे जो लिखवाई थी, और ये क्या है तुम्हारी इंसिडेंट करंट डेंसिटी, तो ये आ जाएगा जे इंसिडेंट, ये जाएगा तुम्हारा जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा, वो क्या होगा तुम्हारा? ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी डिवाइड में इंसिडेंट करंट डेंसिटी।
तो यह जाएगा तुम्हारा जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट। क्लियर। अब निकालो, जे इंसिडेंट निकालो, जे ट्रांसमिटेड निकालो, जे रिफ्लेक्टेड। कैसे निकालो? साई पता है इंसिडेंट के लिए। साई इंसिडेंट कितना है? ए की पावर आयोटा K1x। साई रिफ्लेक्टेड कितना है? डी की पावर माइनस आयोटा K1x। साई ट्रांसमिटेड कितना है? सी की पावर प्लस आयोटा K2x। अब देखो, जे निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में, यहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ बताने लगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फॉर्मूला तुमको पता है, अगर नहीं पता तो पहले जाके प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाला लेक्चर देखो, फिर यहाँ पे आके कैलकुलेट करो, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुमको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। अच्छा चलो, तुमको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई डेल साई स्टार, मतलब d/dx माइनस साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स। ये फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? जे इंसिडेंट तुम्हारे पास आएगा h क्रॉस K1/m मोड ए स्क्वायर। ये आएगा h क्रॉस K1, सॉरी K2, h क्रॉस K2/m मोड c स्क्वायर। और रिफ्लेक्टेड आएगा तुम्हारा h क्रॉस K1/m मोड b स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, हमारे पास ए बी में आ रहे हैं आंसर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड कितना आ गया तुम्हारा? कितना आ गया? अगर जे रिफ्लेक्टेड अपॉन h क्रॉस K1/m मोड b स्क्वायर, h क्रॉस K1/m मोड a स्क्वायर। तो ये आएगा मोड b स्क्वायर बाय मोड a स्क्वायर। ऐसे ही ट्रांसमिटेड वाला आ जाएगा h क्रॉस K2 मोड c स्क्वायर/m, h क्रॉस K1/m मोड a स्क्वायर। तो K1 मोड c स्क्वायर/मोड a स्क्वायर, ये याद रखना। ये रिजल्ट याद रखना। अब देखो, ए और बी में रिलेशन चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही निकाल दोगे तुम। ए और बी तो तुमने कांस्टेंट माने, कोई तो ऐसी वैल्यू दो जो पता हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज अप्लाई करें। बाउंड्री वैल्यूज अप्लाई करोगे। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू या बाउंड्री कंडीशन एक ही बात है। ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा? तुम्हारा साई कंटिन्यूअस होता है, तो साई 1x इज इक्वल टू साई 2x। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0, बाउंड्रीज पे। ठीक है, ये सब भी साई कंटिन्यूअस बाउंड्रीज पे, साई का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस बाउंड्रीज पे। रखो साई 1, ए की पावर आयोटा K1x, बी की पावर आयोटा माइनस K1x इज इक्वल टू सी की पावर आयोटा K2x। एक्स को 0 रखो, 0 रखा 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। एक रिलेशन आई, एक रिलेशन यहाँ से आएगी। डेरिवेटिव लोगे इसका, तो आयोटा K1 इंटू ए की पावर आयोटा K1x माइनस आयोटा K1 बी की पावर माइनस आयोटा K1x आयोटा K2 सी की पावर आयोटा K2x। एक्स को 0 रखोगे, आयोटा K1 ए माइनस बी आयोटा K2 सी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास d बाई ए की रिलेशन आ जाएगी।
कितनी आएगी उसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, तो बी बाई ए होगा तुम्हारा k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2। जो तुम्हारा r है वो है तुम्हारा बी बाई ए का स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा k1 माइनस k2 k1 प्लस k2 इसका स्क्वायर। ऐसे ही ट्रांसमिशन आ जाएगा। ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए, सी बाई, इस वाले से ही सी बाई, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, सोल्व करनी आती है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और आयोटा k1 ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, आयोटा k2 सी, आयोटा आयोटा था, क्यों आयोटा लिखा है बार बार, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू k2 बाय k1 सी। अब देखो, एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एक बार तो क्या आ जाएगा, हाँ तुमको यहाँ से बी बाई ए निकालना और सी बाई ए निकालना है ना, इससे आगे तो कर ही लोगे। यह आ जाएगा आपका 2k1 अपॉन k1 प्लस k2, तो डी आ जाएगा तुम्हारा मोड सी बाई ए का स्क्वायर 4k1 प्लस k2 का स्क्वायर। क्लियर। और तुमको पता है आर प्लस टी, रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन वन होता है, करके देख लेना, बना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जब मैंने क्लासिकली बताया था, तो क्लासिकली मैंने क्या कहा था, दिस इज द केस ऑफ टोटल ट्रांसमिशन। क्लियर है, मतलब रिफ्लेक्शन तुम्हारा जीरो आएगा। रिफ्लेक्शन तुम्हारा जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आर जो आ रहा है तुम्हारा k2 माइनस k1, k2 प्लस k1 स्क्वायर, तो रिफ्लेक्शन तो तुम्हारा जीरो नहीं आ रहा भाई। तो इसका मतलब क्या है, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, वो तब भी पत्थर को तोड़ नहीं पा रहे। अब ऐसा कैसा हुआ, ये क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हुआ। ठीक है, तो लिखो देयर आर पार्टिकल्स, देयर आर पार्टिकल्स, यहाँ लिख लेना आर इज नॉट इक्वल टू, देयर आर पार्टिकल्स दैट गेट reflected in spite of their energies being higher, than the step we note। ठीक है, this effect is due to the wave like behavior of particle। अब जो तुम्हारा पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। वो स्टेप पोटेंशियल के अंदर वेव की तरह से बिहेव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है ना, जब उस पोटेंशियल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो, दिस पार्टिकल इज नो लोंगर अ पार्टिकल, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, एंड वेव कैन रिफ्लेक्ट वेदर इट इज एनर्जी लेस देन और ग्रेटर। क्लियर है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा, देखो एक टाइम क्या होगा, K2 क्या है, K2 तुम्हारा है k1 माइनस के, देखो K2 क्या है तुम्हारा, K2 है
C2 लिखा था तो √2m E माइनस, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई इस पोटेंशियल से, तुम्हारा ये क्या होगा, ये 2m ही हो जाएगा। और K1 भी तुम्हारा क्या है, √2m। तो ये कितना हो जाएगा, √2m माइनस √2m, जीरो। तो आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। तो लेकिन ये तभी होगा जब तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। वो तुम्हारा क्लासिकल का केस आ जाएगा, ठीक है। तो क्लासिकली ये तुम्हारा कन्वर्ज कर जाएगा। अब देखो नेक्स्ट केस देखो, अगर यहाँ कोई डाउट हो तो बोल, ठीक है, अभी तक कोई डाउट हो तो बोल। मैंने एक केस करा दिया तुमको, कौन से वाला, ई ग्रेटर देन जीरो वाला। अब नेक्स्ट केस देखो, ई लेस देन जीरो वाला, केस नंबर 2। केस ई इज इक्वल टू लेस देन जीरो, ठीक है। तो सेम वही क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली। क्लासिकली द पार्टिकल्स arriving at the potential arriving at the potential step from the left with momentum, कितना होगा, √2m, ठीक है, will stop at will stop at x is equal to zero, ठीक है। And then all will bounce back to the left with the uh, with the same momentum, कितना है, √2m, ठीक है। None of the particle none of the particle will transmit to the right of the potential step, okay? There is total reflection, okay? So there is total reflection of the particle, क्लियर। देखो क्या है, ये है तुम्हारा स्टेप पोटेंशियल। अब अगर एनर्जी कम है इन पार्टिकल, जैसे वो पत्थर फेंका, और तो क्या करेगा, वो इस गिलास पे लग के इधर तो नहीं जाएगा, इधर का इधर ही वापस आ जाएगा। मान लो ये 5 जूल है, 3 जूल का पत्थर मारा, तो इससे टकरा के वापस आ जाएगा, तोड़ेगा नहीं इसको। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिस स्पीड से फेंका होगा उसी स्पीड से वापस आएगा, बशर्ते हम इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते हैं, ठीक है। और हम इस अब इन जनरल इलास्टिक केस ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा तुम्हारा क्वांटम मैकेनिकली द डायनेमिक्स ऑफ द पार्टिकल, द dynamics of the particle, the dynamics of the particle is governed by
श्रोडिंगर इक्वेशन। और देखो, जो पहला केस है, इधरले वाला केस है, उसके लिए तो सेम रहेगा। मैं लिख देता हूँ फिर भी। तो तुम्हारा आएगा d2 psi 1 by dx2 प्लस 2m psi 1 by h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0। d2 psi 2 इस रीजन में दिक्कत आएगी, क्योंकि इस रीजन में अब वहां तो तुम्हारी जो वेव थी वो इधर जा रही थी, अब नहीं जाएगी, क्योंकि पार्टिकल उधर नहीं मूव कर पाएगा, एनर्जी कम है। तो 2m, देखो e माइनस बी नोट आता बाय एच क्रॉस स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0, साई 2 सॉरी। देखो क्या है, e माइनस बी इज इक्वल टू 0। तुम्हारा क्या है, एनर्जी कम है और पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, अब जब तुम्हारी एनर्जी कम है तो ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव हो जाएगी। अब तुम जब K2 डिफाइन करो, K2 स्क्वायर डिफाइन करो, अगर मैं K2 स्क्वायर, K2 डैश स्क्वायर करूँ, क्योंकि K2 वहां भी माना हुआ ना, K2 डैश स्क्वायर कितना लिखोगे? और कितना माना था? इसके साथ जो लिखा हुआ उसको मानते थे। कितना आएगा? 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v। अगर मैं इसका अंडर रूट लूं, ये नेगेटिव, e माइनस वी नॉट नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि e छोटा है v बड़ा है, तो ये इन जनरल नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। नेगेटिव क्वांटिटी का अंडर रूट करूंगा के स्क्वायर, तो के कितना आएगा मेरा? नेगेटिव अंडर रूट नेगेटिव, मतलब आयोटा। जो तुम्हारा के है वेव वेक्टर है, वो आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, K2 डैश स्क्वायर को क्या करेंगे, 2m/h क्रॉस स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ, v नोट माइनस ई लिखो। इसको भी चेंज करो, अगले स्टेप में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे d2 psi 2 by dx2 प्लस, अच्छा माइनस 2m/h क्रॉस स्क्वायर v नोट माइनस ई psi 2 x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, d2 psi 2 by dx2 माइनस K2 डैश स्क्वायर psi 2 x इज इक्वल टू 0। इसको आगे लिखना, ठीक है, टेंशन ना लो, नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना आएगा, d2 psi 2 by dx2 माइनस K2 डैश psi 2 x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और पहला तो सेम ही है, psi 1 by dx2 प्लस K1 स्क्वायर psi 1 x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0। तो psi 1 psi 2 क्या आएंगे, psi 1 तो सेम वही, a e की पावर आयोटा K1 x, d e की पावर माइनस आयोटा K1 x। psi 2 x कितना होगा, यहाँ c ले लो, e की पावर माइनस K2 डैश x। क्योंकि क्या होगा, इसके सॉल्यूशन यही आएंगे। ठीक है, और ये कैसा सॉल्यूशन, ये तुम्हारा डिकेइंग सॉल्यूशन। अच्छा, प्लस ले लो, माइनस, ये माइनस K2 डैश x, ये x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तुम्हारी दो सॉल्यूशन आ गई इक्वेशन। अब देखो, जो तुम्हारा x है वो कहां तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। मैंने एक बात बताई थी, जो तुम्हारा वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर फाइनाइट होना चाहिए, यहाँ तो x को अगर इन्फिनिटी रखूंगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये तुम्हारा c को क्या लिखेंगे, 0। अरे समझ में आ रहा ना, C0 कैसा हुआ, क्यों?
क्योंकि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। और अगर इस केस में एक्स को इन्फिनिटी रख दिया तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए सी जीरो है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी टर्म, ये वाली कर जाएगी, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, फाइनाइट है। तो हम ये लिखेंगे सिंस द वेव फंक्शन, since the wave function must be finite everywhere, must be finite everywhere, and the term ce की पावर प्लस k2 dash x diverges when x tends to infinity, then the constant, then the constant c is equal to zero। ठीक है, तो the complete wave function will be psi1 x is equal to a e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी सी ई की पावर माइनस के टू डैश एक्स माइनस आयोटा ओमेगा टी, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। सेम आ गया। अब करंट डेंसिटी निकालो, हर केस में यही करना है ना। मतलब जो भी जितने भी ये स्टेप पोटेंशियल वाले हैं ना, स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, इन सब में तो करंट डेंसिटी निकालनी निकालनी है। हाइड्रोजन एटम में नहीं निकलेगी, और हार्मोनिक पोटेंशियल में निकलेगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर में निकलेगी, बाकी सब में निकलेगी। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन निकालोगे, रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट, और ट्रांसमिटेड के लिए जे रिफ्लेक्टेड नहीं, जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट। तो जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्टेड, जे ट्रांसमिटेड, तो निकालो। अब देखो जे इंसिडेंट तो साई इंसिडेंट भी चाहिए, तो साई इंसिडेंट कितना हो गया, ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स। जे ट्रांसमिटेड कितना हो गया, मतलब जे रिफ्लेक्टेड कितना हो गया, बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। और साई ट्रांसमिटेड कितना हो गया, डी ई की पावर माइनस के टू डैश एक्स। जे इंसिडेंट एच के वन बाय एम सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, जीरो आएगा। एक चीज याद रखना, रियल फंक्शन के लिए करंट डेंसिटी जीरो आएगी। अगर तुम्हारे पास कहीं कोई रियल फंक्शन आ रहा है तो उसके लिए तुम्हारे पास करंट डेंसिटी जीरो आएगी, ये बात याद रखना। ठीक है। अब देखो, बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, बाउंड्री कंडीशन पहली साई वन एक्स इज इक्वल टू साई टू एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू डी, और ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड के लिए क्या आएगा, मोड बी स्क्वायर बाय मोड ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा मोड डी स्क्वायर बाय मोड ए स्क्वायर। और दूसरी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन डी टू साई टू बाई डी टू साई वन बाई डी एक्स, डी टू साई टू बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा आयोटा के वन ए माइनस आयोटा के टू बी। अरे वो मत सोचना कि ई की पावर आयोटा के एक्स कहाँ गया, एक्स को जीरो रख दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा डी माइनस K2 डैश। ठीक है। तो यहाँ से किया जाएगा K1 आयोटा K1 A माइनस डी इज इक्वल टू माइनस K2 डैश डी। तो इन दोनों के लिए सोल्व करोगे, ए और बी के लिए और डी और ए के लिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी बाई ए कितना आएगा और डी बाई कितना आएगा। ये आएगा तुम्हारा K1 माइनस आयोटा K2 डैश अपॉन K1 प्लस आयोटा K2 डैश इंटू ए। अच्छा, ए तो इधर चला गया। और डी बाई ए कितना होगा, डी बाई ए तुम्हारा होगा 2K1 अपॉन K1 प्लस आयोटा K2 डैश, कर दो स्क्वायर। K1 स्क्वायर प्लस K2 डैश स्क्वायर। अच्छा, मोड बी स्क्वायर का मतलब पता है क्या है? बी का कंजुगेट इंटू बी। ये बात याद रख। तो इसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई करोगे K1 प्लस आयोटा K2 डैश। ये बात याद रखना, मोड बी स्क्वायर का मतलब होता है कंजुगेट ऑफ बी इंटू बी। वहां बताया था ना मोड साई स्क्वायर, साई स्टार साई, ऐसे ही है। K1 प्लस K2 डैश का स्क्वायर। और ये आ जाएगा तुम्हारा 4K1 अपॉन, ठीक है, 4K1 अपॉन, हाँ, देखो देखो देखो, एक सेकंड। तो देखो, ये और ये सेम हो गया, तो 1 आ गया तुम्हारा, आर तुम्हारा आ गया 1। अब जब तुम्हारा R1 आ गया और तुम्हारे पास फॉर्मूला है कितना, आर प्लस टी इज इक्वल टू, आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टी तुम्हारा कितना आ गया, 0। तो therefore therefore we have total reflection as in the case of classical। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकली, देखो, क्लासिकली there is there is no particle in the region x greater than equal to 0, but quantum mechanically quantum mechanically there is non zero probability, non zero probability that the wave function that the wave function
penetrates in the region x greater than equal to 0, which is ब्रैकेट में लिख देना, which is classically forbidden region। ठीक है, तो कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही पार्टिकल के पाए जाने की, साई स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो कितना आ जाएगा, मोड सी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2k2 डैश इंटू एक्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, मोड सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए की फॉर्म में लिख देंगे 4k1 अपॉन k1 प्लस k2 डैश स्क्वायर मोड ए स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2k2 डैश एक्स। अब देखो, ये जो है ना प्रोबेबिलिटी, ये बहुत जल्दी डीके करेगी। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगी, k2 डैश एक्स पे। ये जो फंक्शन है ना, ये ऐसा आएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तुम्हारा जो जे है वो तो 0 आ रहा है, टी 0 आ रहा है, लेकिन तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की, वो नॉन जीरो आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो ना यहाँ पे, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, जब इधर से पार्टिकल आ रही, तो जे क्या बता रहा है, जे बता रहा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, मतलब पार्टिकल का इधर मूवमेंट हो रहा है क्या, पार्टिकल का, बहुत ध्यान से सुनना। टी क्या बता रहा है, ट्रांसमिशन किसका, पार्टिकल का। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बता रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बता रही है कि ये जो साई है, वेव फंक्शन, इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब वेव जो है ना, जो पार्टिकल जो इधर मिल रहा है वो वेव मिल रही है, पार्टिकल नहीं मिल रहे, पार्टिकल तो है ही नहीं, यहाँ पे पार्टिकल तो यहाँ पे आके खत्म हो गए। लेकिन जब वो वेव, मैंने बताया था पार्टिकल वेव लाइक बिहेवियर देंगे, तो ऐसे चलती हुई आ रही होगी ना किसी पार्टिकल की वेव, तो यहाँ पे आकर पार्टिकल तो इधर ही चला गया, ये वेव हल्की सी पेनिट्रेट कर। ठीक है, और ये वेव कितनी आगे तक जाएगी, ये डिपेंड करेगा इस एनर्जी पे, ये एनर्जी का डिफरेंस वी और ई में कितना है, ये उतनी आगे तक पेनिट्रेट करेगी। तो एक काम करना, ये बना लेना तुम, नेक्स्ट वीक पे करा देना, समझ में आ गया ना। कोई अगर कल को पूछने लगे कि ट्रांसमिशन तो 0 है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी तो 0 है, तो फिर तुम्हारा जो वेव फंक्शन है ये नॉन जीरो क्यों आ रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तुम्हारी नॉन जीरो क्यों आ रही है, तो उसको यही आंसर बताना। तो देखो, दो केस ले लेंगे, ई ग्रेटर देन वी नोट, और एक तुम्हारा केस आ जाएगा ई लेस देन वी नोट का। तो देखो जब बड़ा है, इधर क्या आएगा, पार्टिकल वेव फंक्शन की तरह है, और इधर आएगा तो क्या होगा तुम्हारा, अब देखो एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी कम हो रही है तो क्या होगा, वेवलेंथ तो बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, और इस केस में क्या होगा, ऐसे ही आता रहेगा, ऐसे डिके कर जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा वेव कुछ टाइम बाद, या यहाँ है ना जीरो। ठीक है, ऐसा बना। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टेप पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे पोटेंशियल बैरियर, और या पोटेंशियल वेल, पोटें एक ही बात है, पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है
तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू।